हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे लूसेंट हम गुप्त साम्राज्य खत्म कर चुके हैं। इससे पहले हम 4 लेक्चर खत्म कर चुके हैं। ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारत। तो उसका 5वां लेक्चर है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, क्योंकि लूसेंट सारे एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे जल्दी जल्दी सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वाकाटक राजवंश। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी में लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने की थी। इसके पूर्वज सातवाहनों के अधीन बरार विदर्भ के स्थानीय शासक थे। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन 275 से 335 ईस्वी शासक हुआ। वाकाटक वंश का पहला अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसमें प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ऐसा पुराणों से पता चलता है। प्रवरसेन के पश्चात वाकाटक साम्राज्य 2 भागों में विभक्त हो गया, प्रधान शाखा तथा वासिन या वत्सगुल्म शाखा। दोनों शाखाओं में समांतर रूप से शासन किया। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा रुद्रसेन प्रथम 335 से 360 ईस्वी, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल 390 से 410 और प्रवरसेन द्वितीय 410 से 444 ईस्वी, नरेंद्र सेन 444 से 460, पृथ्वी सेन द्वितीय 460 से 480 ईस्वी। ये प्रधान शाखा के शासक थे। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच में था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। चूंकि दोनों पुत्र दिवाकर सेन एवं दामोदर सेन अवयस्क थे, अतः प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल था। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र दामोदर सेन प्रवरसेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। प्रवरसेन द्वितीय वाकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। उसके बाद उसका राज्य वासिन शाखा के हरिसेन के हाथों में चला गया। वासिन शाखा के वाकाटक वंश की शाखा की स्थापना 330 ईस्वी में सम्राट प्रवरसेन के छोटे पुत्र सर्वसेन ने की थी। उसने वत्सकुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। वत्सकुल्म महाराष्ट्र के अकोला जिले में आधुनिक वासिन में स्थित था। वासिन शाखा के प्रमुख राजा सर्वसेन विंध्य शक्ति द्वितीय 350 से 400 ईस्वी, प्रवरसेन द्वितीय 400 से 415 ईस्वी, हरिसेन 475 से 510 ईस्वी थे। हरिसेन वासिन शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। यह वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक रहा। कौन? हरिसेन। वाकाटक वंश के राजा प्रवरसेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य श्वेतबंधु की रचना की तथा सर्वसेन ने हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ लिखा। संस्कृत की वैदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों के दरबार में हुआ। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवरसेन द्वितीय की राज्यसभा में निवास किया और वहां उसके श्वेतबंधु का संशोधन किया तथा वैदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। वे शिव एवं विष्णु के उपासक थे। वाकाटक नरेश पृथ्वी सेन द्वितीय के सामंत व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। अजंता का 16वां और 17वां गुहा विहार एवं 19वां गुहा चैत्य का निर्माण वाकाटकों के शासनकाल में हुआ। पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मोकरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त एवं गौड़ प्रमुख हैं।
इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेश्वर हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेसर थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश का स्वतंत्र जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र राज्यवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राज्यवर्धन ने देवपुत्र को मार डाला, परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष बोध गया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री वेनचांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। वेनचांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे तथा 643 से 45 ईस्वी में 2 चीनी दूत उसके दरबार में रहे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए थे। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुलदेवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री वेनचांग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राज्याश्रय प्रदान किया। वह पूर्ण और पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। वेनचांग स्वयं छठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। वेनचांग हर्ष के शासनकाल में आया था। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित्र एवं कादंबरी की रचना की है। बाण भट्ट के गुरु भर्जु थे। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से तीनों नाटक लिखे थे। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है, लेकिन वह न तो कट्टर हिंदू था और न ही सारे देश का शासक। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराज अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष ने के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव तथा अमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। प्रत्येक भुक्ति का शासक राजस्थानीय, उपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भुक्ति का विभाजन जिलों में हुआ। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक आधुनिक तहसील होते थे। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामाध्यक्ष पटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को जाट या भाट कहा गया है। दंडपाशक तथा डांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्ष चरित्र में सिंचाई के साधन के रूप में तुलायंत्र जल पंप का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्र के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। हर्ष चरित्र में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। हर्ष चरित्र के अनुसार हर्ष के मंत्रिपरिषद में भंती प्रधान सचिव, सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्वसेना का प्रधान, स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु
575 से 600 ईस्वी था। इसकी राजधानी कांची तमिलनाडु के कांचीपुरम थी। ये वैष्णव धर्म का अनुयायी था। कौन? पल्लव का सिंह विष्णु। सिंह विष्णु ने अग्नि सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया। किरातार्जुनीय के लेखक भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक हुए महेंद्रवर्मन प्रथम, नरसिंहवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन द्वितीय, परमेश्वरवर्मन प्रथम और नरसिंहवर्मन द्वितीय और नंदीवर्मन द्वितीय। मत्तविलास प्रहसन की रचना महेंद्रवर्मन ने की थी। महेंद्रवर्मन शुरू में जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, का निर्माण पल्लव राजा नरसिंहवर्मन प्रथम ने के द्वारा करवाया गया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिसमें किसी प्रकार के अलंकरण नहीं मिलता। वातापी कोंडा व महामल्ल की उपाधि नरसिंहवर्मन प्रथम ने धारण की। इसके शासनकाल में चीनी यात्री हुएनसांग कांची आया था। परमेश्वरवर्मन प्रथम स्वयं मतानुयायी था। उसने लोकादित्य, एकमल्ल, रणंजय, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुणभाजन आदि की उपाधियां ग्रहण की थी। इसने मामल्लपुरम में गणेश मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? परमेश्वरवर्मन ने। परमेश्वरवर्मन प्रथम विद्याप्रेमी भी था। उसने विद्या विनीत की उपाधि भी ली थी। अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासनकाल। नरसिंहवर्मन द्वितीय था शासक। उसने राज सिंह, राजाओं में सिंह, आगम प्रिय, शासकों का प्रेमी, शंकर भक्त, शिव का उपासक की उपाधियां धारण की। उसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इसी मंदिर के निर्माण से द्रविड़ स्थापत्य कला की शुरुआत हुई। महाबलीपुरम में शोर मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन प्रथम ने किया। कांची के कैलाशनाथ मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी नरसिंहवर्मन द्वितीय के राजदरबार में थे। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण नंदीवर्मन द्वितीय ने कराया। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमगई अलवार नंदीवर्मन द्वितीय के समकालीन थे। नंदीवर्मन तृतीय शैव मतानुयायी था। उसकी राजसभा में तमिल भाषा का प्रसिद्ध कवि संत पेरुंदेवार निवास करता था, जिसने भारत वीणा नामक ग्रंथ की रचना की। पल्लव वंश का अंतिम शासक कंपवर्मा था। 9वीं शताब्दी में चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों पर स्थापित हुआ। इस वंश के संस्थापक विजयाला थे, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर था। तंजावुर का वास्तुकार कुंजरमल्ल राजराज पेरुदच्छन था। विजयालया ने नरकेसरी की उपाधि धारण की और निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर बनवाया। चोलों का स्वतंत्र राज्य आदित्य प्रथम ने स्थापित किया था। पल्लवों पर विजय पाने के उपरांत आदित्य प्रथम ने कोंडराम की उपाधि धारण की थी। तक्कोलम के युद्ध में राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने पारंतक प्रथम को पराजित किया था। इस युद्ध में पारंतक प्रथम का बड़ा लड़का राजादित्य मारा गया। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और वहां के राजा महिम पंचम को भागकर श्रीलंका के दक्षिण जिला रोहण में शरण लेनी पड़ी। राजराज प्रथम श्रीलंका के विजित प्रदेशों को चोल साम्राज्य का एक नया प्रांत मुमड़ी चोल मंडलम राजधानी पेलनरुवा बनाया। राजराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। इन्होंने तंजौर में राजराजेश्वर का शिव मंदिर बनाया। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। बंगाल के पाल शासक महिपाल को पराजित करने के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी और नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम के निकट चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया।
चोल काल में भूमि के प्रकार। बेलन बगाई गैर ब्राह्मण किसानों स्वामियों की भूमि थी। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को पहाड़ में दी गई भूमि थी। शाला भोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि थी। देवदान या तिरुमठंकनी मंदिरों को पहाड़ में दी गई भूमि थी। पल्ली चंदम जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। राजेंद्र द्वितीय ने प्रकेसरी की एवं वीर राजेंद्र ने राजकेसरी की उपाधि धारण की। चोल वंश का अंतिम राजा राजेंद्र तृतीय था। चोलों एवं पश्चिमी चालुक्यों के बीच शांति स्थापित करने में गोवा के कदम्ब शासक जयकेश प्रधान ने मध्य प्रदेश की मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। विक्रम चोल अभाव एवं अकाल से ग्रस्त गरीब जनता से राजस्व वसूल कर चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था। कुलोत्तुंग द्वितीय ने चिदम्बरम मंदिर में स्थित गोविंदराज विष्णु की मूर्ति को समुद्र में फेंकवा दिया था। कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य ने उक्त मूर्ति का पुनरुद्धार किया और उसे तिरुपति के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित किया, जिसने रामानुजाचार्य ने। चोल प्रशासन में भाग लेने वाले उच्च पदाधिकारियों को पेरुंद्रम एवं निम्न श्रेणी के पदाधिकारियों को शेरुंद्रम कहा जाता था। लेखों में कुछ उत्तराधिकारियों को उडनकूटम कहा गया है, जिसका अर्थ है सदा राजा के पास रहने वाला अधिकारी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों प्रांतों में विभक्त था। मंडलम कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, नाडु कई कुर्रमों में विभक्त था। नाडु की स्थानीय सभा को नाडुर एवं नगर की स्थानीय सभा को नगरतार कहा जाता था। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मोवेद बेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या पिजान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। उर सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों एवं बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। सभा या महासभा यह मूलतः अग्रहारों एवं ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी, जिसके सदस्यों को पेरुमकल कहा जाता था। यह सभा वरीय नाम की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। सभा की बैठक गांव के मंदिरों के निकट वृक्ष के नीचे या तालाब के किनारे होती थी। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोल काल में भूमि कर उपज का 1/3 भाग हुआ करता था। गांव में कार्य समिति की सदस्यता के लिए जो वेतनभोगी कर्मचारी रखे जाते थे, उन्हें मध्यस्थ कहते थे। उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता। सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है, तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों को खाते जमा नहीं कराए हैं, वह चुनाव नहीं लड़ सकता। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी गई भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चोल सेना का सबसे संगठित अंग था पदाति सेना। चोल काल में कलंजी स्वामी के सिक्के थे। तमिल कवियों में जयंत गोदर प्रसिद्ध कवि था, जो कुलोत्तुंग प्रथम का राज कवि था, जिसकी रचना है कलिंग तुर्पणी, कम्बन, ओट्टकुट्टन और पुंगलिंदी को तमिल साहित्य का, पंप पूर्ण रन्न को कन्नड़ साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। पर्सी ब्राउन ने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण को भारतीय वास्तुकला का निशक माना है। चोल कालीन नटराज प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहा जाता है।
चोल कला प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। शैव संत ईशान से पंडित राजेंद्र प्रथम के गुरु थे। चोल काल का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। बहुत बड़ा गांव जो एक इकाई के रूप में शासित किया जाता था तनियर कहलाता था। उत्तर मेरू शिवालिक जो समाज संस्था का विस्तृत वर्णन उपस्थित करते हैं पारंतक प्रथम के शासनकाल से संबंधित हैं। चोलों की राजधानी का कालक्रम है उरैयूर, तंजौर, गंगईकोंड, चोलपुरम और कांची। चोल काल में सड़कों की देखभाल बागान समिति करती थी। चोल काल में आम वस्तुओं के आदान प्रदान का आधार धाम था। चोल काल में विशाल व्यापारी समूह निम्न थे: वरंजियर, नानादेशी, मणिग्रामम। विष्णु के उपासक अलवार और शिव के उपासक नयनार संत कहलाते थे। चालुक्य वंश कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तेलक द्वितीय ने की थी। राजधानी मान्यखेड़ थी। चालुक्य वंश कल्याणी के प्रमुख शासक हुए तेलक प्रथम, तेलक द्वितीय, विक्रमादित्य, जयसिंह, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठम, सोमेश्वर तृतीय, तेलक तृतीय। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ की राजधानी हटाकर कल्याणी कर्नाटक को बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य षष्ठम था। विल्लन एवं विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य षष्ठम के राजदरबार में ही रहते थे। मिताक्षर हिंदू विधि ग्रंथ याज्ञवल्क्य की स्मृति पर व्याख्यान नामक ग्रंथ की रचना महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर ने की थी। विक्रमांक देव चरित्र की रचना विल्लन ने की। इसमें विक्रमादित्य षष्ठम के जीवन पर प्रकाश डाला गया। चालुक्य वंश वातापी जयसिंह ने वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की, जिसकी राजधानी वातापी बीजापुर के निकट थी। इस वंश के प्रमुख शासक थे पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य एवं विजयादित्य। इसमें सबसे प्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय था। महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय बहुत सुवर्ण एवं अग्निष्टोम यज्ञ संपन्न करवाया था। जिनेंद्र का मैगुती मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। इसने दक्षिणा पथेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पल्लव वंशी शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त किया और उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की। कौन सी विजय के बाद? नरसिंहवर्मन प्रथम पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 में प्राप्त किया और राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया और पुलकेशिन द्वितीय मारा गया। इसी विजय के बाद नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी। एहलोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। लेखक रवि कीर्ति हैं। अजंता के एक गुहा चित्र में पारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। वातापी का निर्माणकर्ता कीर्तिवर्मन को माना जाता है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य द्वितीय के शासनकाल में ही दक्कन में अरबों ने आक्रमण किया था। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य के भतीजे पुलकेशी ने किया। इस अभियान की सफलता के बाद विक्रमादित्य द्वितीय ने इसे अविजयनाश्रय की उपाधि प्रदान की। विक्रमादित्य की प्रथम पत्नी लोक महादेवी ने पटक्कल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर तथा उसकी दूसरी पत्नी त्रिलोक्य देवी त्रिलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस वंश का अंतिम राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसे इसके सामंत दंती व दुर्ग ने परास्त कर एक नए वंश राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। एहल को महेंद्रों का शहर कहा जाता है। चालुक्य वंश वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसकी राजधानी वेंगी आंध्र प्रदेश में थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयादित्य तृतीय था।
जिसकी राजधानी पंडरंग थी। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग 752 ईस्वी में हुआ। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थी। इसकी राजधानी मनकीर या मान्यखेड़ वर्तमान मान्यखेड़ सोलापुर के निकट थी। राष्ट्रकूट वंश का प्रमुख शासक थे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघवर्ष, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय, कृष्ण तृतीय। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धारावश भी कहा जाता था। गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया। पल्लव, पांडव, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने नष्ट किया। अमोघवर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कल्लड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण और त्रिसष्टलक्षण महापुराण के रचनाकार जिनसेन, गणितसार संग्रह के लेखक महावीराचार्य एवं अमोघवर्ती के लेखक सत्यायना अमोघवर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघवर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। इंद्र तृतीय के शासनकाल में अरब निवासी अल मसूदी भारत आया। इसने तत्कालीन राष्ट्रकूट शासकों को भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक कहा। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। इसी के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पूर्ण रहते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। कल्याणी के चालुक्य तेलिप द्वितीय ने 973 ईस्वी में कर्क को हराकर राष्ट्रकूट राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव डाली। एलोरा एवं एलिफेंटा महाराष्ट्र गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ। एलोरा में 34 शिलालेख गुफाएं हैं जिसमें 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं, 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। इसमें एक चैत्य है। वहां पर 2 मंजिली और 3 मंजिली गुफाएं भी हैं जिन्हें 2 स्तर तथा 3 स्तर नाम दिया गया है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। एलोरा गुफा को सर्वप्रथम उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेनीवेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। देवगिरी के यादव वंश की स्थापना बिल्लभ पंचम ने की थी। इसकी राजधानी देवगिरी थी। यादव वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघर था। इस वंश का अंतिम शासक रामचंद्र था जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंघन के दरबारी थे जिन्होंने संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की। होयसाल वंश। द्वार समुद्र के होयसाल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। होयसाल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। वेल्लूर में चेन्नकेशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 में किया था। होयसाल वंश का अंतिम शासक वीरबल्लाल तृतीय था जिसे मलिक कफूर ने हराया था। होयसाल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हलेबिड थी। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी बनवासी थी। गंग वंश का संस्थापक वज्रहस्त कंचन था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कुंकड़ी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुबलाल कोलार थी तथा बाद में तलकाट हो गई। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। काकतीय वंश के संस्थापक बीटा प्रथम था जिसने नलगोंडा हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया जिसकी राजधानी अमकुंड थी। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक
गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। उसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली। काकतीय वंश का अंतिम शासक प्रतापरुद्र हुआ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।